नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज में मैं हूं राजेश रजक। साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का में आपका स्वागत है। सफर जिंदगी का स्वागत सच से शख्सियत में हम कुछ ऐसे व्यक्तियों से अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं जो अपने कठिन परिश्रम के बाद, लंबे संघर्ष के बाद अपने एक मुकाम पर पहुंचे हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ परामर्शदाता अनुपम बोहरे जी। अनुपम बोहरे जी ने अपने इस कार्यकाल में, अपने इस टाइम में बहुत सारे ऐसे समाज सेवा के कार्य किए हैं। बड़े प्रोग्रामों को भी उन्होंने रन किया हुआ है। तो स्वागत है आपका अनुपम जी हमारे इस कार्यक्रम में। तो अनुपम जी, आपका जो सफर है अभी तक का, ये सफर जहां तक मुझे जानकारी है कि बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो हमारे मध्य प्रदेश का एक कॉलेज है, उससे भी आप जुड़े हुए हैं। आप परामर्शदाता भी हैं, आप समाज सेवी भी हैं। तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा बताएं कि ये सफर आपका कैसे चालू हुआ। जी, मैं लगभग 2005 के करीब, जब मेरा ब्रदर था एमवाई हॉस्पिटल में मैं रहता था, वहां नजदीक में एक मानसिक विकलांग बच्चों का विद्यालय था, डिसेबल्ड बच्चों का। वहां से मैंने अपने इस सफर की शुरुआत की। फिर उसके बाद मैं विदिशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहा लगभग 7-8 साल, और उसके बाद में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ERT सेंटर में हूँ मैं अभी। यहाँ पर मैंने कई ऐसे काम किए जो मुझे लगता है कि शायद समाज को उनकी जरूरत थी और मैं उनको कर सका। आपके इस सफर में एक बहुत ही अहम खास एक टाइम था जब आप, और अभी भी आप शायद उस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, एड्स से संबंधित जो प्रोग्राम था जी, वो उस पर थोड़ा सा आपको बताएं। बेसिकली HIV एड्स को लेकर मैंने बहुत सारे काम किए, और मैंने इस काम को लेकर ऐसा सोच बनाया था कि जो जमीनी स्तर के लोग हैं उन तक हम HIV एड्स की बात पहुंचाएं कि किस तरह से फैलता है, किस तरह से नहीं फैलता, इसमें क्या क्या भ्रांति बनी हुई है। तो इसको लेकर मैंने कई छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू किए। धीरे धीरे जब मैंने इन कार्यक्रमों को करना शुरू किया, तो जैसे मैंने एक बार एक बैलगाड़ी को सजाया पूरा और उससे लोगों के पास पहुंचा, गांव मैंने जाने का निर्णय लिया। तो कई लोगों ने मेरे ऊपर कटाक्ष भी किए और मजाक भी उड़ाया कि किस तरह का काम था, लेकिन उस काम की मुझे बहुत उपलब्धि मिली मेरे अधिकारियों से, और जो भी वरिष्ठ अधिकारी थे, और लोगों तक वो पहुंची जानकारी उससे। तो ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम मैंने खुद से राजस्थान गया और कठपुतली लेके आया, उनको चलाना सीखा, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता था हमारे पास कि हम कठपुतली वाले को बुलाएं और उसको पेमेंट करें और वो हमारी बात को समझाए लोगों को। तो खुद ही समझाता था। तो धीरे धीरे करके ऐसे एक एक कड़ियां जुड़ती गई और एक बहुत बड़ा हमारा सफर चला HIV एड्स नियंत्रण को लेकर। अनुपम जी, ये आपने बताया कि धीरे धीरे आप अपने पास से संसाधन जुटा के और आप ये सब करते थे। तो HIV पे कार्य करने का ये आपके दिमाग में कैसे आया? मेरी जो मेरी जो नियुक्ति थी, मेरा जो जॉब लगा, वो लगा था मेरा जिला चिकित्सालय विदिशा में। मेरा काम ही था कि मैं लोगों को मोटिवेट करूं HIV के बारे में, HIV एड्स के बारे में, उनसे बनी भ्रांतियों को मिटाऊं, और उन्हें जो जांच कराने लोग आए हैं उनका अगर पॉजिटिव परिणाम आता है, रिएक्टिव, तो वो जो डर जाते थे, घबरा जाते थे, उन सारी चीजों का समाधान करके उनको रिपोर्ट दो। तो मैं HIV एड्स से जुड़ा, मेरा ही काम था। पर मैंने सोचा कि कुछ हटके भी करना चाहिए, जो हमारी ड्यूटीज है उसके साथ साथ हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी ड्यूटी को सरल बना सके। तो पहले तो मैंने वहीं वार्डों में लोगों को इकट्ठा करके समझाना शुरू किया। फिर मेरा धीरे धीरे कार्य क्षेत्र बढ़ा। मैंने लगभग 2000 से अधिक दीवारों का लेखन किया गांव में, और उसी लोकल भाषा में जाके। और इसके साथ साथ मैंने 4 पोस्ट प्रदर्शनियां खुद से जाके नुक्कड़ नाटक किए, जिसमें मैं खुद रोल करता था, और बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते थे आके, युवा पीढ़ी खास तौर से कि आप आगे क्या कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम उसमें साथ रहेंगे। तो ऐसे करके छोटे छोटे काम जब हम गांव में करते थे, तो कई लोग, NGO, सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े। अभी लगभग कितने लोगों की टीम आपके साथ कार्य कर रही है?
देखिए, ये तो मैं कहूंगा कि अनगिनत, क्योंकि हमारे साथ रोज नए चेहरे आते हैं और नए लोग जुड़ जाते हैं। शासन स्तर से जो हमारा ERT सेंटर है, उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी, स्पेशली जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे कमिश्नर सर हैं, हमारे डीन सर हैं, अधीक्षक सर हैं, नोडल ऑफिसर हैं, ये हमें हर काम के लिए सपोर्ट करते हैं और जितना हम अच्छा कर सकें उसके लिए हमें मार्गदर्शक भी देते हैं और हम काम करते हैं। जैसे एक रेड रिबन करके ट्रेन चली थी, तो उसमें मुझे उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी का दायित्व सौंपा गया, जो कि हमारे IEC कंसल्टेंट वो है डिप्टी डायरेक्टर सविता मैडम, उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी। मैंने उससे भी बहुत सारी चीजें सीखी कि कैसे करके इतना बड़ा मैनेजमेंट, वो मध्य प्रदेश में ट्रेन रही, तो उसको किस प्लेटफॉर्म पे वो खड़ी होगी, कैसे लोग आएंगे, कैसे उनको मैनेज करना है, क्राउड क्या रहेगा, कैसे उनको समझाया जाएगा, तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां उसमें थी मुझे। अनुपम जी, आपने जो HIV वाली जो बात, प्रोग्राम की बात चल रही है, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लंबे स्तर पे कार्य किया हुआ है। हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से और किन किन परिस्थितियों में कार्य किया है। जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे पहले तो काम करने में ये दिक्कत जाती थी, जब भी हम HIV एड्स को लेके बात करते थे तो कोई सुनना ही नहीं चाहता था, उसका चेहरा वो दूसरी तरफ कर लेता था। कुछ हम लोगों को भी दिक्कत जाती थी, जैसे मुझे अधिकतर गांव में एड्स वाला भैया बोलते थे कि आप एड्स वाले हो, तो ऐसे करके मुझे एक नाम दे दिया गया एड्स वाला। या इनमें हमें कुछ सुरक्षित साधन भी लोगों तक देने होते हैं, जस्ट लाइक कानून निरोध देते तो निरोध वाला भैया, ऐसे करके कई ऐसे शब्द रहते थे जो खुद को अच्छे नहीं लगते थे, पर काम तो करना ही था और लोगों तक जागरूकता फैलाना था। तो हमने क्या किया, पहले तो लोगों को गांव में इकट्ठा कैसे करें, तो मैंने एक फिल्म बनाई थी भोलाराम करके, HIV एड्स पर वो मूवी थी भोलाराम। तो जब हम गांव में जाते थे और ये कॉन्सेप्ट लेके जाते थे कि फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो लोग देखने लग जाते थे उसको, और उस देखने के दौरान हम अपनी बात को कह सकते थे। वो उन्हें ये लगता था कि हम शूटिंग देख रहे हैं और हम अपना पूरा काम कर देते थे। HIV एड्स के बारे में उनको जानकारियां दे देते थे। कई रेड लाइट एरियो में हमको जाना होता था। रेड लाइट एरियो में ये होता था कि उनको ये लगता था कि ये हमारा जो काम है उसको प्रभावित करेंगे, उसको बंद कराएंगे या उसको पकड़ लेंगे या कुछ भी ऐसा करके, तो उनको समझाना होता था कि नहीं, हम आपके हित के लिए आए हैं और आपसे बात करेंगे। पहले तो वो बात करने तैयार नहीं होते थे, फिर होते थे तो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती थी कि वो हम सुन ना सकें। कभी कभी हमसे भी कुछ बोल देते थे उल्टा सीधा, या हमारे साथ जो लोग रहते, तो धीरे धीरे करके हम उनसे एक संबंध जैसा बनाते थे और फिर जाके वो हमारी बात सुनते थे, तो ये दिक्कत होती थी। दूसरा, ग्रामीण इलाके में होता था कि हमें एक एक शब्द बहुत ध्यान से बोलना पड़ता था कि कोई गलत मैसेज ना चला जाए। कहीं अगर ये हो गया कि दुबले पतले लोगों को HIV होने की संभावना होती है, ऐसा किसी ने सुन लिया, तो हमें एक एक जो शब्द होता था वो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, क्योंकि हमारा जो मैसेज होता था वो गलत वे में ना चला जाए। फिर कई गांव ऐसे होते थे जिनमें हमको 2-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, मिट्टी में जाना पड़ता था, वहां रास्ते ही नहीं होते थे। तो वहां जाके हम, और जब हम पहुंचते थे तो वहां 4 या 5 लोग हमारी बात सुनते थे, बाकी ताश खेलते थे, तो उनको इकट्ठा करना ही दिक्कत होती थी। पर हम धीरे धीरे करके मैसेज हमने वहां पहुंचाया और उसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी मिले। अनुपम जी, ये तो आपका HIV वाला प्रोग्राम रहा और आज ये बहुत बृहद स्तर पे ये चला है। गवर्नमेंट ने इस चीज को स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं HIV पॉजिटिव जो लोग होते हैं वो एक हमारे मानव समाज के लिए कहीं ना कहीं परेशानी है। वो इसके लिए आपने बहुत लंबे स्तर से आपने काम किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है। कुछ उपेक्षाएं भी जो आपने बताई हमें कि आपको कुछ शब्दों से आपको संबोधित किया जाता था, वो आपको सुनने में अच्छे नहीं लगते थे। इसके साथ साथ अभी जब ये वैश्विक महामारी कोरोना आया, कोरोना के टाइम में आपने कैसे काम किया है? जी, जैसे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं अपने दर्शकों को कि आपने जो कहा कि जो HIV पॉजिटिव या HIV जो वायरस है वो हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, ना कि HIV पॉजिटिव व्यक्ति। तो हमको इस वायरस को रोकना है और इस वायरस से घृणा करना है, ना कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों से। तो ये बहुत बड़ा था कि जो हमारा HIV पॉजिटिव व्यक्ति है या जो HIV के साथ जी रहे हैं,
उनसे लोग कुछ भेदभाव करते थे, या जब घर से उनको दूर कर देना, उनको अलग से बर्तन में खाना देना। तो हम जाके वहां बताते थे, एडवोकेसी करते थे कि छूने से एड्स नहीं, केवल प्यार फैलता है। कोविड की बात करें तो जब सागर में पहला मरीज आया कोरोना का, तब उस समय बहुत लोग डरे हुए थे, सब हम भी डरे हुए थे। तब मुझे हमारे अधिष्ठाता महोदय, कमिश्नर सर ने जिम्मेदारी सौंपी कि जो व्यक्ति है हमें उसे मोटिवेट करना है, वो डर ना जाए किसी तरह से। तो ये पहला चांस था और शायद मैं भी खुद उस दिन नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया। और जब मैं उस व्यक्ति के पास गया, क्योंकि पहला व्यक्ति था वो और बहुत डर था, तब मैं उससे मिला तो उसने मेरी भी काउंसलिंग की, मेरे को भी कुछ मोटिवेट किया और मैंने भी उसको मोटिवेट किया। फिर यहाँ से ये सिलसिला जारी हुआ। उसके बाद उन्हीं के परिवार से संबंधित 3 लोग और आए, चौथा केस था वो सागर में। फिर जब मैं उनसे मिला तो उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया। फिर धीरे धीरे करके ये हमारा सिलसिला बढ़ने लगा। मेरे को ये जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई, शायद जब कोरोना आया तो लोगों को घर पे रहने के लिए बोला जा रहा था सरकार के थे। तो मैंने अपनी एक साइकिल पे, खुद का मेरा एक माइक है, क्योंकि मैंने 10 साल पहले ये चीजें की हैं, तो मैंने उसको माइक को लगाया और चला गया मैं मोहल्ले मोहल्ले, और मैंने बताया कि सभी लोग घर पर रहें। तो यहाँ से मेरी उसमें शुरुआत हुई। अनुपम जी, कोरोना के टाइम में जो पेशेंट यहाँ पर सागर में, पहले एक पेशेंट आया, फिर इसके बाद 4 हो गए, फिर इसके बाद लगातार वो सैकड़ों हजारों की संख्या में पेशेंटों का आना चालू हो गया था, जो स्थिति बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी। उस समय डॉक्टर्स, नर्सेस या जो भी वहां पर संसाधन थे, जो भी वहां पर स्टाफ था, कई तो वो भी थे कि जो वहां कार्य करने से कतराने लगे थे, लेकिन आप लोग कंटिन्यू उस कार्य में लगे रहे। हमारी जानकारी जो है, आप लोगों ने लगातार उसमें काम किया है। तो मेडिसिन, दवाइयों ने अपना काम किया है, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से उसमें और क्या ऐसा कुछ रहा, क्योंकि दवाइयां तो अपना काम करेंगे लेकिन पेशेंट को कुछ और चाहिए। हाँ, देखिए क्या था कि जब कोविड के पेशेंट हमारे पास आते थे, हमारे वार्ड में भर्ती थे, तो मेडिसिन इनका चलता था, लेकिन हमको कुछ उनको ऐसी चीजें देना था जिससे वो एक जगह रुके हुए हैं। मतलब हमने उनको कहना तो नहीं चाहिए पर बंद करके रखा हुआ था, तो हम क्या करें। तो आपने देखा होगा कई सारे हमारे योगा के वीडियो वायरल हुए, शायद मध्य प्रदेश ही पहला ऐसा था, और हम तो कहेंगे सागर ही ऐसा पहला था कि जहां हमने उन पेशेंटों को योगा कराया, उनके साथ रहकर पीपीई किट पहनकर हमने योगा कराया। अब इन सारे पेशेंटों का हम ध्यान अपनी और कैसे, जैसे हम आपसे अगर यूं कर दे तो फिर आप इधर देखोगे, लेकिन मैं बोलूं कि इधर देखो तो शायद टाइम लगेगा। तो हमने ऐसे करके कुछ ऐसी चीजों को इकट्ठा किया जिससे हम पेशेंट का ध्यान अपनी तरफ कर सकें। आपने देखा होगा कई पेशेंटों के हमारे वीडियो आए जिनमें वो आरती कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा साधन होता था आरती और प्रार्थना कि वो खुद से मोटिवेट होते थे। फिर उनको दिन भर लगता था कि नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। केवल हम 5 या 10 मिनट उनको प्रेयर कराते थे, और जो उनके धर्म के अकॉर्डिंग हो, जो जिस धर्म को वो मानने वाले हैं उस धर्म को लेकर प्रेयर कराते थे। जब हम लोग योगा करते थे उसमें एक्सरसाइज होती थी कि उनको कुछ देर हंसना है, तो सारे पेशेंट हंसते थे उसको। फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते थे जिनने कभी मोबाइल नहीं देखा, उनको बाहर खड़े व्यक्ति, उनके जो परिवार है, उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कराना, ये होता था, उनको नई चीज होती थी और उससे वो मोटिवेट होते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने गेम खेला है। जो कोविड पेशेंट होते थे उनको अंदर हमने कुछ गेम ऐसे थे जिनको हम खेलते थे, उनके साथ खेलते थे, उनका टाइम पास होता था और वो किसी चीज को उस गेम से समझते थे, जैसे दवाइयों का महत्व, हाथ कैसे धोना है। एक व्यक्ति को जब हम कहते थे थोड़ी देर हाथ धोना है, तो वो नहीं सोच पाता था कि कैसे हाथ धोना, पर जब हम उनसे कहते थे कि हाथ धोते धोते आपको 2 बार बोलना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, तो वो अपने आप समझ जाते थे कि इतना देर तो हमें हाथ धोना ही है 2 बार। तो ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल हम लोगों ने सपोर्ट भी देते थे, जिससे, क्योंकि हम अगर बार बार बोलेंगे कि आपको 20 सेकंड या 20 मिनट हाथ धो, तो वो नहीं धो पाएंगे 20 सेकंड, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं। पर वो 2 बार बोलने का एक बार आदत डली तो जब तक लाइन पूरी नहीं होगी वो धोते रहेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हम उनको सिखाते थे। कुछ लोग खाना नहीं खाते थे, तो हम रोल मॉडल रखते थे उनके सामने कि जो पेशेंट खाना खा रहा है उसको देखकर उससे बात करके वो खाना खाए। ये चीजें थी।
कुछ हमने ऐसे भी किया कि कुछ पेशेंट को पर्टिकुलर कूलर चाहिए, तो प्लास्टिक की बोतल में हमने कूलर भी बना के उनके पास रखा है। क्या बात। तो ये चीजें थी, मतलब जितना हम कर सकते थे अपने स्तर से, और जो शासन ने किया है वो एक बहुत अच्छा पेशेंट को जो दे सकते थे वो दिया है। और सारा बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि हमारा पेशेंट स्वस्थ होके जाना चाहिए। देखिए, ये हमारे अनुपम जी हैं, जैसा इनका नाम है, ऐसे ऐसे नए नए प्रयोग उन्होंने कोरोना में किए हैं कि किस तरीके से हम उनको एक मनोचिकित्सक की तरह, जैसे मनोचिकित्सक होते हैं कि भाई हम हमारी दवाई वहां काम नहीं कर रही है, लेकिन हमारी समझाइश या हमारा जो तरीका है, ऐसे विभिन्न अलग अलग प्रकार के इनसे तरीकों से अनुपम जी ने उनको स्वस्थ करने की कोशिश की। आज अनुपम जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। अनुपम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।